हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में हार्दिक आभार और अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कल अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में नॉर्मल हमने बातें देखी कि प्रकाश के कौन सी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की स्पीड क्या होती है, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ को थोड़ा सा रिवीजन करवाते हुए आपको चलूंगा कि आगे आपका क्या है कि उस सब्जेक्ट से यानी कि उस टॉपिक से जो है आपकी वो तारतम्यता बनी रहे। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा वो चीजें बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने ये देखा कि प्रकाश क्या चीज है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखना शुरू कर देता हूं कि प्रकाश, इस प्रकाश के बारे में हमने जब देखा तो हमने एक चीज यहां पर नोट की थी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है। ये ध्यान रखें, प्रकाश एक प्रकार की क्या थी, विकिरण ऊर्जा थी, विकिरण ऊर्जा। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखी, प्रकाश जो है वो हमेशा कौन सी रेखा में गमन करता है, हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, तीसरी बात हमने क्या देखी थी, हमने ये देखी कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ठीक बात है। तो प्रकाश की स्पीड क्या होती है, तो प्रकाश की स्पीड हमने देखी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी प्रकाश की क्या होती है, चाल होती है। ठीक है, अब और एक चीज क्या देखी, हमने ये देखा कि प्रकाश जो है वो हमें किसके द्वारा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है हमें आंख के द्वारा। या कोई भी वस्तु है उससे जो प्रकाश निकल रहा है वो किसके द्वारा दिखाई देता है, आंख के द्वारा। और आंख के अंदर मैंने एक चीज बताई थी, कौन से भाग से दिखाई देता है, तो उसका नाम है रेटिना। क्या नाम है, रेटिना। ठीक है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कोई छोटा मोटा कोई मिस्टेक्स है, आपको लग रहा है कि अगर थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से लगभग आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हमने देखी थी। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। तीसरी बात, प्रकाश की जो स्पीड है, चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और आंख के कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको रेटिना। अब एक चीज ध्यान रखें, इस रेटिना का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, इसका नाम है दृष्टि, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल नाम बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें कि रेटिना को क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल कहा जाता है। अब ये चीजें होने के बाद में एक चीज हमने और देखी, कौन सी चीज देखी वो ध्यान से सुन ले कि प्रकाश की, मैंने आपको बताया था प्रकाश की दो प्रकार की नेचर होती है। एक तो प्रकाश कण के रूप में गति कर सकता है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में गति कर सकता है। दूसरा प्रकार जो है, प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गति करता है। ठीक है, तो दो प्रकार की नेचर है, छोटे छोटे कणों के रूप में भी गति कर सकता है और दूसरी बात ऐसे तरंग के रूप में भी वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, ऐसे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनके थ्रू भी गमन कर सकता है और दूसरा ये तरंग के रूप में भी गमन कर सकता है। तो इस प्रकार की प्रकृति के लिए इसको कहा जाता है कि प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, डबल नेचर होती है, और इसको अपन बोलते हैं द्वैत प्रकृति। कौन सी प्रकृति, द्वैत प्रकृति। तो प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हमने कल शायद मेरे हिसाब से देख ली थी। दूसरी बात हम यहाँ पर करें तो यहाँ पर एक चीज मैंने आपको कल और बताई थी कि जो कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, किसी भी प्रकार की वस्तु है, कोई भी वस्तु है, तो उसका रंग जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखें। किसी भी वस्तु का जो रंग जो है ये डिपेंड करता है, प्रकाश की ही एक घटना है जिसका नाम है, क्या नाम है, ध्यान से सुने, उस घटना का नाम है परावर्तन। परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी घटना के कारण ही वस्तु का कोई भी रंग दिखाई देता है। परावर्तन का मतलब है, जैसे मान लो प्रकाश की जो किरण है, जो प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश जो है, मैंने बताया सूर्य का प्रकाश। ठीक है, एक चीज आपको और बताने में भूल गया यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो प्रकाश का जो प्राकृतिक सोर्स जो है, यहाँ पर याद रखें, प्राकृतिक सोर्स, प्राकृतिक सोर्स यानी कि स्रोत। पृथ्वी पर प्राकृतिक स्रोत क्या है प्रकाश का, वो याद रखें, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। और सूर्य से आने वाला प्रकाश जो है वो कैसे रंग का होता है, वो मैंने आपको बताया था उसी दिन भी, उसका नाम है श्वेत रंग का होता है। श्वेत रंग में कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो वो भी मैंने आपको बताया था, 7 रंगों का मिश्रण होता है। और उसका जो वो ट्रिक जो थी वो मैंने बताया था विबज्योर। ये अभी सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, विबज्योर से रिलेटेड विबज्योर दिया हुआ था। तो विबज्योर था, वी का मतलब मैंने आपको कल बताया था, विवोलेट बैंगनी, इंडिगो जामुनी, बी का ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, और जी का मतलब ग्रीन हरा, ये वाई का मतलब येलो पीला, और ओ का मतलब क्या है,
ऑरेंज यानी कि नारंगी बोल सकते हो आप, और आर का मतलब है रेड का मतलब लाल। तो ये प्रकाश के मूल 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो जैसे ही कोई भी श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है, जैसे मान लो किसी वस्तु पर गिरता है, तो जिस रंग को वो वस्तु रिफ्लेक्ट करेगी यानी कि वापस उसको परावर्तित करेगी, उसी मीडियम में धकेले, जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उसी मीडियम में जिस रंग को, इन 7 रंगों में से जिस रंग को बाहर धकेलेगी उसी रंग की वस्तु क्या देगी, हमें दिखाई देगी। अब आप एक सपोज कीजिए कि अगर मान लो, कल मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया था, अगर कोई भी वस्तु मान लो लाल है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बता सकते हो आप है कि ये कौन से रंग का परावर्तन करेगी। तो आपका सही आंसर होगा कि सर ये डेफिनेटली लाल रंग का ही परावर्तन करेगी। कौन से रंग का परावर्तन करेगी? लाल रंग का परावर्तन करेगी। तो फिर ये 6 रंग क्या हो गए? ये 6 रंग जो है, बाकी जो बचे हुए जो कलर्स है, वो ये वस्तु क्या कर लेगी? एब्जॉर्व कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तो प्रकाश के बाकी रंगों को तो अवशोषित कर लिया जाता है, केवल जो रंग जो है, जिस रंग की वस्तु हमें दिखाई देती है उसी रंग को ही वस्तु क्या करती है? परावर्तित करती है, जिसके कारण से उस वस्तु का कलर वैसे दिखाई देता है। चलिए एक एग्जाम्पल और आपसे पूछ लेता हूं, तो आप अपने मन से ही, क्योंकि हम डायरेक्टली वैसे तो लाइव तो है नहीं कि जैसे आप मेरे साथ जैसे कर सको, ठीक है। तो आप इसको अपने माइंड से सोच के और बाद में अपने हिसाब से आंसर दें कि अगर कोई वस्तु हरी रंग की है तो उसका उसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है? ऑब्वियसली डेफिनेटली आपने सही सोचा कि ये वस्तु जो है ये हरे रंग का तो क्या कर देगी? परावर्तन करेगी। हरे रंग का क्या कर देगी? परावर्तन करेगी। और यही परावर्तित हुआ जो कलर जो है वो हमारी आंख के ऊपर, हमारी आंख के ऊपर गिरेगा। और आंख के कौन से हिस्से पर गिरेगा ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं, तो ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये गिरेगा रेटिना पर। इस पर गिरेगा रेटिना पर, और रेटिना पर गिरते ही हमें वस्तु क्या देगी? हमें वस्तु देगी दिखाई। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो में ये स्लाइड दिख तो रही है ना? हाँ चलो दिख रही है। चलिए क्लियर हो गई होगी बात अब तक तो, कि जिस रंग का वस्तु परावर्तन करेगी उसी रंग की ही वस्तु हमें क्या देगी? दिखाई देगी। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से नहीं पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। जैसे इस पेन में तो आपको दिखेगा नहीं, चलिए इस पेन में देखते हैं। अगर कोई वस्तु मान लो ब्लैक कलर की है, कैसी है? काली है। अगर कोई वस्तु हमारे पास कैसी कलर की है? ब्लैक कलर की है, यानी कि काले कलर की है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? आप देखते होंगे कि ब्लैक कलर जो है, जब गर्मियों में आप ब्लैक कलर के कोई भी कपड़े पहनते हो तो आपको गर्मी ज्यादा महसूस होती है। क्या कारण है उसके पीछे? क्योंकि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, श्वेत प्रकाश आ रहा है, वो आपका वो ब्लैक कलर क्या कर रहा है? उस प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। यानी कि प्रकाश के सभी कलरों को या सभी रंगों को अवशोषित कर रहा है, यानी कि वो हीट को ज्यादा खींचता है, प्रकाश को ज्यादा एब्जॉर्व करता है, जिसके कारण से हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर काम करता है कि अगर वस्तु काले रंग की दिखाई दे रही है, इसका मतलब प्रकाश के जितने भी कलर्स है, 7 कलर जो है प्रकाश के, ये 7 जो रंग है, ये 7 जो रंग है, उन सभी 7 रंगों का क्या करेगी ये वस्तु? क्या करेगी? अवशोषित कर लेती है। अवशोषित का मतलब किसी भी रंग को परावर्तित करेगी नहीं। अगर परावर्तित ही नहीं करेगी तो आपको पता है कि वस्तु कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखें। तो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, क्योंकि परावर्तित करेगी नहीं तो उस कलर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। सभी वस्तु को अवशोषित, सभी रंगों को अवशोषित करेगी, इसका मतलब क्या है? वो कैसी दिखाई दे रही है? काली दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा एक आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इसके बाद में आगे बात करते हैं। ये तो रहा आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन, मैंने आपके लिख दिया, अगर कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर कोई वस्तु व्हाइट कलर की है, श्वेत रंग की है, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि अगर कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है कैसे कलर की? श्वेत रंग की, इसका मतलब है कि प्रकाश के जितने भी 7 रंग हैं श्वेत प्रकाश में, उन सभी रंगों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, परावर्तित कर देती है। तो प्रकाश के जितने भी 7 रंग हैं उन सभी को परावर्तित करेगी। तो परावर्तित करने का मतलब यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि अगर प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित ही कर दिया तो वो सारे रंग एक साथ हमारी आंखों पर टकराएंगे, और एक साथ टकराएंगे तो वो सारे मिलकर के कैसे हो जाएंगे? व्हाइट कलर की दिखेगी वस्तु।
है ना। तो श्वेत रंग की जो वस्तु है वो प्रकाश के जितने भी सातों रंग जो है उनको सभी को एक साथ परावर्तित करती है और वो सातों रंग मिलकर के व्हाइट कलर की हमें वस्तु दिखाई देती है। और ब्लैक में क्या याद रखोगे, सभी रंगों को अवशोषित करती है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया, जिस रंग की वस्तु दिखाई देती है उस रंग को परावर्तित करती है और बाकी रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो आपसे एक नंबर में ये पूछा जा सकता है कि वस्तु का जो रंग है वो प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है, तो याद रखिए प्रकाश के परावर्तन वाली घटना पर आधारित है, रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये एकदम क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा रीस्टार्ट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा तो इससे क्या है कि टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम आगे के कंसेप्ट जो है वो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक प्रकाश की जो घटना है उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या चीज है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहां से, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, बात ये रहेगी कि परावर्तन कहते किसे हैं, परावर्तन किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखें, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम बात करें परावर्तन है क्या चीज, तो सबसे पहले यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे मान लो ये ड्रॉ कर लिया मैंने, ये कोई एक पेन ड्रॉ कर लिया और उसके बाद में इसके ऊपर मान लो कोई भी एक प्रकाश की किरण गुजार दी। जरूर नहीं है एक ही गुजरेगी, पर मैं एक ही गुजार रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में ये किरण जो है प्रकाश की परावर्तन की घटना में यहां से मूव करेगी। ठीक है, यहां से आ रही थी, ये एरो के निशान लगाने जरूरी है। अगर कोई भी 10th क्लास का स्टूडेंट दिख रहा है तो उसको एरो के निशान लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तो क्या होता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पर अपने को तो वो राउंड करना है। ठीक है, गोले क्लिक करके आने हैं। ठीक है, तो उनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पर आप अगर 10th क्लास के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो स्पेशली ध्यान दें कि इन एरो के निशान को जरूर लगाएं। ये जो प्रकाश की किरण जो गिर रही है ये क्या है, किसी भी चमकीले पृष्ठ पर गिरती है। जैसे मान लो यहाँ पर या तो पीछे पॉलिश की हो सकती है, या फिर ये इस पीछे का जो मीडियम है वहां से प्रकाश गुजर नहीं पाता है, इस प्रकार की कोई सिचुएशन है, या कोई चमकीला या चमकदार पृष्ठ मान सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो पृष्ठ आपका दिख रहा है ये चमकदार पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, चमकदार, या फिर परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं, जिसे किरण टकरा करके वापस लौट रही है। ठीक है, इतना बात क्लियर होगी सभी को। रुकिए एक बार मैं चेक करता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। चलिए यहां तक तो दिख रहा है आपको क्लियरली। ठीक है, इसे ऊपर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से अगर बात करें तो ये चमकदार कोई पृष्ठ है और ये वाली जो किरण आपको दिखाई दे रही है, थोड़ा रुकिए, ये वाली जो किरण आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इस वाली किरण को अपन बोलते हैं कौन सी किरण, तो याद रखें इस वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से किरणें आएगी तो जो किरण गिरती है इस चमकदार पृष्ठ पर उसको बोलते हैं आपतित किरण, और वह किरण जो इस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, परावर्तित। ये माध्यम नंबर 2 नंबर मान लो, और ये माध्यम नंबर क्या मान लो 1। अब माध्यम क्या होता है वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ऐसी कोई भी भौतिक अवस्था जिसमें प्रकाश या तो पूरा गुजर जाए या फिर आंशिक रूप से गुजर पाता है तो उसको बोलते हैं अपन माध्यम। ठीक है, तो इसमें से प्रकाश जो है ऊपर वाले मीडियम में से प्रकाश गिर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, खाली उसी माध्यम में, फर्स्ट मीडियम में से आ रहा था, पहले माध्यम से प्रकाश आ रहा था। जैसे यहाँ पर कोई हवा हो सकती है माध्यम। ठीक है, तो प्रकाश नॉर्मली बेसिकली तो अपन हवा के रूप में अगर माने तो प्रकाश सीधा आ रहा है, हवा से आ रहा है गुजर करके, वायु से गुजर के आ रहा है, और वायु से गुजरने के बाद में ये किसी चमकीले पृष्ठ पर गिरता है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसका, बहुत अच्छा परावर्तन का एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कभी उसमें टाइल जो लगी होती है वो फर्श देखा होगा सभी ने। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर कैसी बात करते हो, हम फर्श नहीं जानते क्या, हमने देखा नहीं क्या। हाँ ऑब्वियसली आपने देखा, आप अच्छे बच्चे हो, आप समझदार हो, आप सभी नॉलेजेबल इंसान हो, तो आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस फर्श के अंदर क्या होता है, जब कोई चमकीला फर्श होता है या उस पर टाइल्स वगैरह लगाई जाती है तो वो चमकीला हो जाता है, या फिर कोई भी ऑयल वगैरह उस पर गिर जाता है, किसी भी प्रकार से एकदम चमकीला सरफेस दिखती है आपको। तो आप उसमें देखना जो सूर्य की प्रकाश उस सरफेस पे गिर रही है वहां पर आप देखने का प्रयास करना। आपको ऐसे लगेगा कि यार प्रकाश की सारी किरणें मेरी आंखों में पहुंच रही है, आपको वो सतह जो है
वो ऐसे पूरी दिखाई नहीं देगी, आपको आंख बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम टकरा करके प्रकाश सीधा ऊपर उठता है और आप जब देखते हो तो आपकी आंखों में प्रवेश करता है उतना का उतना प्रकाश। तो जिसके कारण से प्रकाश की जो तीव्रता है, जो प्रकाश की जो मात्रा है, वो आपकी आंखों के अंदर बढ़ जाती है। जैसे आप उसको एक आम नॉर्मल भाषा में बोले तो आप उसको चिलकारा बोल सकते हो, है ना, बोलते हैं ना चिलकारा, तो वो चीजें हैं। तो वो प्रकाश के परावर्तन की घटना पर डिपेंड करता है। कुछ वैसा ही यहाँ पर है कि जो किरण, प्रकाश की किरण यहाँ पर गिरती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, आकर गिरने वाली किरण, और जो किरण चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, अब आप लिख लें आराम से कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो वह किरण जो पृष्ठ पर आकर गिरती है उसे आपतित किरण, वह किरण जो चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम मतलब ऊपर वाले से आई थी, नीचे वाले में तो नहीं गई ना, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाए उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में हम बात करें, यहां से परावर्तन हो गया, आपतित किरण होगी। अब अगर परावर्तन की डेफिनेशन पूछे तो हम क्या बताएंगे, तो आप बताओगे कि जब कोई किरण, मैं लिख देता हूं, जब कोई किरण किसी कौन से पृष्ठ पर गिरे, चमकदार पृष्ठ पर गिरती है, चमकदार पृष्ठ पर क्या होती है, गिरती है, तो उस पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में, कौन से माध्यम में, जिससे आई थी उसी माध्यम में लौट जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को, ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो याद रखें, जब कोई भी किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर गिरती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण क्या हो गई, वह किरण जो पृष्ठ पर आकर गिरती है उसे आपतित किरण, और जो किरण पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है चमकदार पृष्ठ से, उसे बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। अब चमकदार पृष्ठ की जगह आप अगर एनसीईआरटी में अगर देखें या फिर कहीं देखें तो यहाँ पर आपको लिखा मिल सकता है परावर्तक पृष्ठ, यानी कि जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ लिखा जा सकता है, चमकदार पृष्ठ बोल सकते हो, आप किसी समतल पृष्ठ की बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां से इस डायग्राम के अंदर, डायग्राम भी आपको बना के आना है, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर अगर आपको यहां से बात करें, यहां से ये एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है, जिसको अपन बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मल। अब नॉर्मल की अगर डेफिनेशन पूछे तो आप नॉर्मल की डेफिनेशन क्या बताओगे, तो एक बार इसकी नॉर्मल की डेफिनेशन भी आप थोड़ी चेक कर लीजिए, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं बात करता हूँ अभिलंब क्या है। चलिए अभिलंब क्या है, इसको चित्र को देख करके अगर आप इसकी डेफिनेशन समझने का प्रयास करोगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको। कैसे, ये देखिए यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये किस पृष्ठ के ऊपर है, तो आप ऑब्वियसली बताओगे कि सर ये कौन से पृष्ठ पर है। आपने लिख तो रखा है कि परावर्तक पृष्ठ के ऊपर है ये बिंदु, और इसी बिंदु पर कौन सी किरण गिर रही है, ये वाली आपकी जो ये आपतित किरण है, ये वाली किरण इस बिंदु पर गिर रही है, आकर के गिर रही है, और इसी बिंदु के लंबवत 90 डिग्री पर जो रेखा खींची जा रही है, काल्पनिक रेखा जो खींची जा रही है, काल्पनिक। अब कई बार एनसीईआरटी क्या करती है, इसको एकदम डायरेक्ट कर देती है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट नहीं करना है हमें को, इमेजिनरी लाइन है, इसको डॉट डॉट से दिखाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि परावर्तक पृष्ठ के ऊपर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर क्या होती है, गिरती है, उस बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। चलिए अपन लिख लेते हैं फिर अभिलंब क्या चीज है। लिखिए परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु जिस पर
जिस पर आपतित किरण आकर गिरती है, आप साथ साथ में बोलते भी रहे, गिरती है, उस बिंदु के लंबवत बोल सकते हो आप, 90 डिग्री बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उस बिंदु के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। ऊपर कैसे गया रही है, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण गिरती है, उस बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले अगर आपको परावर्तन पूछे तो क्या बताओगे, जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर गिरती है तो गिरने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है यहाँ से, और उसी को बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरा अगर आपसे पूछ सकता है आपतित किरण क्या है, वह किरण जो पृष्ठ पर आकर गिरती है उसे आपतित किरण, वह किरण जो चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, ऊपर वाले में ही लौट गई ना, नीचे नहीं आई ना, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में आप एक इस चित्र में देखने का प्रयास करें, यहाँ पर ये कौन सी किरण है, ये किरण है आपतित किरण, जो मैं यहाँ पर डॉट आपको दिखाई दे रहा है, और ये वाला पास वाला है, ये है अभिलंब। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण, ठीक है, आई, इंसिडेंट एंगल। और अब यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये है आपतित अभिलंब, और ये है परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एंगल आर, जिसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण। तो आपको एक ये नाम भी याद रखना है कि कोण आई क्या है, यहां पर मैं बता देता हूं। कोण आई बराबर है इंसिडेंट एंगल, सॉरी यहां पर क्या लिख दिया, चलिए इसको यूज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब लिखना शुरू करिए। आई बराबर कौन सा कोण है, यहां पर है आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, और कोण आर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, तो दोनों कोणों को याद रखें। अब आपतन कोण की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये दोनों के बीच में बढ़ना है तो रटने की जरूरत ही नहीं है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कहलाता है परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, इसलिए इंसिडेंट के लिए आई लिख दिया, रिफ्लेक्टेड के लिए आर लिख दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको भी समझ में आ चुका होगा। चलिए अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करते हैं, जिसमें जो है कि जिसका नाम है परावर्तन के नियम। कई बार ये पूछ सकता है, यहां से एग्जाम्पल, यहां से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहती है। ये तो हो गया परावर्तन, तो हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आप ध्यान रखें कि सबसे पहला जो रूल यहां पर काम करता है, उस रूल के अंदर पहली बात याद रखें, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़े। देखो मेरा मकसद कभी ये नहीं रहता कि मैं आपको हर चीजें रटाऊं, मेरा मकसद ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मैं समझाने का प्रयास करूं कि आपको कोई भी चीज रटनी नहीं पड़े। साइंस को एक इजी वे में पढ़ोगे तो अच्छे से याद होगी। चलिए ये जो मैं आपको ये डॉट से आपको मैं बता रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कौन सी किरण है बताइए सारे। यस ऑब्वियसली सही बता रहे हो, आपतित किरण है। ये वाली कौन सी किरण है बताइए, ये वाली परावर्तित किरण है। और ये वाली जो काल्पनिक रेखा मैंने खींची, ये क्या है, अभिलंब। ये तीनों देखो एक ही प्लेन से निकल रही है, ऐसे तो है नहीं कि अलग अलग जगह से निकल रही है, एक ही प्लेन से, एक ही सतह से निकल रही है। तो आप पहला रूल तो यही है कि अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, इन तीनों का प्लेन एक ही होगा, एक ही सतह से निकलेगी। इन तीनों की सतह क्या होगी, एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये इधर गिर रही है, इसकी सतह यहाँ पर हो गई। जैसे मान लो यहाँ पर ये परावर्तित किरण गिर रही है इस बिंदु पर, और आपतित किरण इस बिंदु पर गिर रही है और परावर्तित किरण यहाँ से निकल रही हो,
ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इन तीनों का ही तल एक ही तल से निकलेंगे, एक ही प्लेन से निकलेगी ये। तो आप पहला रूल यहाँ पर बता सकते हो कि सर आपने जो पहला रूल बताया उससे हमें ये समझ में आया कि आपतित किरण जो है, कौन सी किरण? आपतित किरण, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप लिख लेना। दूसरा है अभिलंब, आपतित किरण, दूसरा है अभिलंब, और तीसरा मैंने बताया अभी आपको परावर्तित किरण। ये लाइनें तो सिर्फ इस पेज के अंदर दिखाने के लिए है, लाइनों में तो लिखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का जो सतह जो है, इन तीनों की सतह क्या होती है? एक ही होती है, एक ही सतह से निकलती है। तो आप सतह क्या होती है? एक ही होती है। तो ये चीज ध्यान रखें, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों की सतह क्या होती है? एक ही होती है, या एक ही तल से। अब सतह की जगह आपको एनसीईआरटी में दे सकता है, यहाँ पर तल लिखा होता है, तो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। कुछ पर्यायवाची भी आपको याद होनी चाहिए। तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों का तल क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने बता दिया सर, हमारे समझ में आ गया। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हो, आपको समझ में बहुत जल्दी आता है, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए अब सेकंड अपन रूल्स की बात करें तो सेकंड रूल है कि कोण आई इक्वल होता है कोण आर। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप बेटा समझ लें, आई का मतलब इंसिडेंट एंगल यानी कि आपतन कोण, आर का मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तन कोण। आई का मतलब आप सभी को पता है कि आपतन कोण का मान मैंने किसके बराबर किया? इक्वल का मतलब समझते हो ना, बराबर, यानी कि ये अगर 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बेटा? 15 होगा। ऑब्वियसली ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो याद रखें, दूसरा रूल हमारा यही है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आप लाइन लिखें और नीचे ये लिख के इंडिकेशन के रूप में, कोण आई इक्वल कोण आर। ठीक है, तो दो रूल मैंने आपको बता दिए, आपको दो रूल याद रखने हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों का तल एक ही है, एक ही तल से निकल रही है। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान की क्या है? बराबर है। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है? एक नंबर में कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है कि मान लीजिए अगर आपतन कोण का मान, कोण आई नहीं देगा यहाँ पर, आपतन कोण देगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो आप क्या बता सकते हैं कि कोण आर का मान क्या होगा? सिंपली अगर पूछे तो आपका ऑब्वियसली आंसर होना चाहिए कि 40 डिग्री होगा सर। क्यों होगा? इसके पीछे रीजन ये है कि 40 डिग्री के पीछे रीजन अपना ये रहता है कि रूल ये बताता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर ही होगा। अगर 30 है तो 30 ही होगा, 40 है तो 40 होगा, 50 है तो 50 होगा, 60 है तो 60 होगा। यहाँ आपको 40 दे रखा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑब्वियसली 40 डिग्री होगा। चलिए अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे ये आंसर देंगे। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर रिफ्लेक्टेड एंगल का मान 20 डिग्री है और अगर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 10 डिग्री है तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? तो आप ऑब्वियसली बता देंगे कि सर हमें मूर्ख समझ रखा है आपने हमें मूर्ख समझ रखा है आपने। एंगल आर आपने दे दिया और आप इंसिडेंट एंगल पूछ रहे हो, तो हमें पता है, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ज्ञान झाड़ने की आपको जरूरत नहीं है। हम पता कर सकते हैं कि इसका मान ये होगा। यस ऑब्वियसली होगा, आपको जुटला नहीं सकता मैं। तो कोण आर इक्वल यहाँ पर भी कितना होगा? 10 डिग्री होगा। दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये दिमाग में बिठा ले। ठीक है, अब यहां तो आपने बता दिया, चलिए मान लिया मैंने, आपने बता दिया, आपको यार ये दिख ही नहीं रहा, नीचे वाला क्वेश्चन तो दिखा ही नहीं, नीचे वाला तो क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर दिखा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, आप ध्यान तो रख लेंगे ना। चलो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ अगर हो रहा है तो। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना क्वेश्चन अब तो? ठीक है, चलो अब दिख रहा है, अब आप ध्यान रख लेंगे। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहां से, तो अब आपके सामने कैसी सिचुएशन आ सकती है वो मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूं आपके लिए। ठीक है, वो थोड़ी सी मैं डिस्कशन कर लेता हूं, यहां से यहां डिस्कशन करता हूं मैं। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, आपको एक डायग्राम दिया। ये एनसीईआरटी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था एनसीईआरटी ने, ऐसे आपको दिया था। ठीक है, ये एकदम सीधी होगी भाई, ऐसे नहीं है आप टेढ़ी मेढ़ी बना दो, ये मेरे तो ऐसे ही है, इसमें सही से नहीं बन रहा, आप एकदम वैसे बनाओगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों का मान सेम होना चाहिए, कहीं मापने मत लग जाना, बस एक आइडिया लगा लेना। ठीक है, चलिए ये एक आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और यहाँ पर आपको एक सरफेस दे रखी थी, समतल सरफेस, जैसे मैंने आपको सामने अभी ड्रॉ की है। ठीक है, इस प्रकार से एक सतह दे रखी थी। जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा था उसकी बात कर रहा हूं मैं।
अब वैल्यू कितनी थी वो मेरे याद नहीं है, पर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। यहाँ पर ये आपतित किरण या अभिलंब, इन दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया हुआ था शायद मेरे हिसाब से, यहाँ का एंगल दिया हुआ था इसने, यहाँ का, और इस एंगल की वैल्यू दे रखी थी 30 डिग्री, और आपसे पूछा गया था कि कोण आर का मान बताइए। अब भाई यहाँ तो फंस गए सारे। अब यहाँ फंस क्या गए, कुछ एक बच्चों ने तो बिना दिमाग लगाए ही इसका आंसर दे दिया कि सर आप क्या बात करते हो, 30 डिग्री दे रखा है तो कोण आर इक्वल भी 30 डिग्री होगा। अब एग्जामिनर देखने सोचने लग जाए कि यार बंदे ने क्वेश्चन किया है, कर कैसे दिया ये, इसको ये नहीं पता कि कहाँ से एंगल पूछा गया। तो बेटा जल्दबाजी के अंदर ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन गलत ना करें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। बेटा देखिए ये इंसिडेंट एंगल है ही नहीं, ये आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण की डेफिनेशन याद रखें कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण है। देखिए बेटा ये वाला जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एंगल, ये आपतन कोण है। तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि रिफ्लेक्टेड एंगल का मान 30 डिग्री होगा? नहीं हो सकता ना। ये वाला जो आपतित अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, और ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये आर है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो आप एक चीज ध्यान से देखिए ना, ये 30 डिग्री है, ये आर है। अब एक चीज अगर किसी ने पीछे की डेफिनेशन अगर देखी है तो आप ये चीज देखें, ये जो काल्पनिक रेखा जो मैंने ड्रॉ की है ना, ये लंबवत नाम कुछ बोला था मैंने 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये वाली जो काल्पनिक रेखा है वो इस वाले सरफेस के साथ, इस ये जो सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, इस वाले सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेटा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब आप ये मानिए, जैसे मान लो मैं अलग से ड्रॉ करके बताऊं अगर आपको, तो ये वाली वो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, ये वाली वो आपकी आपतित किरण है, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री का बन रहा है बेटा। ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? ये 90 डिग्री का बन रहा है एंगल। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो ये वाला तो आपको दे रखा है ना, यहां से लेकर के यहां तक वाला। देखिए अलग अलग से ड्रॉ करता हूं मैं, ये ध्यान रखें, ये वाला कितने डिग्री का दे रखा है? 30 डिग्री का। तो अगर ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 90 का है तो आप ये बताइए ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? ये बताओगे सर 90 में 30 घटा दो, ये वाला माइनस कर दो, ये बच जाएगा 60 डिग्री। बस अब मजे ही मजे, कोण आई जो है वो हमारे पास 60 डिग्री निकल के आ गया। तो अब ये क्या है? ये वाला कौन सा है? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये 60 है, तो ऑब्वियसली इसका मान क्या होगा? 60। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखें 30 डिग्री आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ये एनसीईआरटी ने पूछा था, मैंने सोचा आपको बताता चलता हूँ, कई बार हो सकता है कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दोबारा पूछ ले। जरूरी नहीं है कि आपको ये इंसिडेंट एंगल ही दे, इधर वाली साइड वाला दे एंगल, यहाँ दे सकता है, आपको यहाँ दे सकता है। हो सकता है कि आपको रिफ्लेक्टेड एंगल दे करके यहाँ वाला दे करके आपको यहाँ वाला दे सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आप अपने दिमाग से लगाइएगा। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं यहां से। चलिए ये वाली लाइन ड्रॉ की, इसके बाद में यहां से ये ड्रॉ की, ठीक है। ये आपतित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब। चलिए मैंने दिया ये वाला एंगल और बताया मैंने 40 डिग्री है। कितने डिग्री है? 40 डिग्री। मैंने पूछा आपसे ये वाला एंगल बताइए। अब तो कर दोगे ना, कोई समस्या नहीं आएगी। चलो फिर भी अगर समस्या आती है तो मैं फिर भी बता देता हूँ। बेटा ये वाला एंगल देखिए, ये अभिलंब दिख रहा है आपको साफ, ये परावर्तित किरण दिख रही है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, कोण सॉरी परावर्तन कोण है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, कोण आर है। यहां से देखिए बेटा ये वाला आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच का कोण जो है वो इंसिडेंट एंगल होता है, आपतन कोण होता है, ठीक है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए हमें। और मैंने अभी आपको बताया कि ये अभिलंब जो है ये लंबवत होती है सरफेस के, इस सतह के लंबवत होती है, तो यहां पर 90 डिग्री का बनता है पूरा एंगल, बनता है ना 90 डिग्री का। तो अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री का आ गया तो बताइए ये नीचे वाला कितने का आएगा? टोटल 90 है, ये 40 डिग्री निकल गया तो ये बच गया 50 डिग्री। 90 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा? 50 डिग्री। तो आपके पास जो ये क्वेश्चन मार्क वाला जो एंगल था वो कितना डिग्री आ गया? 50 डिग्री आ गया। अब बेटा इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता।
ठीक है, तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये वाली चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। कैसे भी एंगल पूछे आप सारे के सारे बच्चे अच्छे से इसको करेंगे, तो ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आगे जो भी टॉपिक होंगे दर्पण मिरर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, तो अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथी बच्चों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े। मैं आपके लिए हर एक कंटेंट को बेहतर करने का प्रयास करूँगा। ऐसा मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।